हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता की जानकारी हमने ली, जिसमें हमने न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, संविधान में के तहत कानूनों की व्याख्या की शक्ति और जनहित याचिका के बारे में जानकारी ली। अब हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका और संसद के रिश्तों की। न्यायपालिका और संसद के बीच समय समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर विवाद उठते रहे हैं, जिसमें न्यायपालिका ने अक्सर कार्यपालिका को अपने कार्यों को समय पर पूरा करने, जिम्मेदारी से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। कई बार न्यायपालिका के सामने ऐसे मामले या मुद्दे आए जिनमें भ्रष्टाचार, घोटालों की जानकारी मिली और न्यायपालिका ने भारत की जांच एजेंसी सीबीआई जैसी संस्था को जांच के आदेश दिए। तो इस प्रकार न्यायपालिका संसद के कार्यों में भी सक्रियता दर्शाती है। जैसा कि आप सब जानते हो कि भारत सरकार के या संसदीय व्यवस्था में हमने 3 प्रमुख अंग बनाए हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के ही कार्यों में स्पष्ट विभाजन है। जहाँ विधायिका का कार्य है कानूनों को बनाना, नीतियों को बनाना, संविधान संशोधन करने में उसे सर्वोच्चता प्राप्त है, तो वहीं कार्यपालिका को संसद द्वारा या विधायिका द्वारा बनाए गए का नियमों कानूनों को लागू करने की पूरी शक्ति मिली हुई है। न्यायपालिका का कार्य विवादों का निपटारा करना, कानूनों की व्याख्या करने में न्यायपालिका सर्वोच्च है। लेकिन समय के साथ न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका के साथ अलग अलग मुद्दों पर विवाद बढ़ा है। हम बात कर लेते हैं कि न्यायपालिका और संसद के बीच किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विवाद पनपा है। तो इनको हम कुछ अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला विवाद का मुख्य मुद्दा जो आज़ादी के बाद उभर कर आया वह था संपत्ति के अधिकार को लेकर। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल था। अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार था, परंतु आर्थिक विकास की श्रेणी में काम करते हुए सरकार को कई बार समाज हित में फैसले लेने पड़े और व्यक्तिगत संपत्ति को अधिग्रहित करना पड़ा। ऐसे में मामला न्यायालय में पहुंचा कि क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, अतः सरकार व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। सज्जन कुमार मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, ये अलग अलग मुद्दे संपत्ति के अधिकार को लेकर उठते रहे। परंतु 1973 केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें न्यायालय ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि भारत सरकार संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इस फैसले में 2 सिद्धांत तय किए गए। पहला, मूल ढांचे का सिद्धांत और दूसरा, संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। जिसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 31 से निरस्त कर अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे संपत्ति के अधिकार के मामले का विवाद संसद और न्यायपालिका के बीच एक समाधान की ओर बढ़ चला। दूसरा मुद्दा जो कि संसद के बीच और हमारी न्यायपालिका के बीच विवाद का मुद्दा रहता है, वह है
संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति। आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। पहली साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरी विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरी विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक विधानसभाओं की स्वीकृति के द्वारा। अर्थात इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है। इसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए संसद ने कई बार मौलिक अधिकारों से भी छेड़छाड़ की कोशिश की। ऐसे में न्यायालय के साथ संसद का विवाद उभरा कि संसद संविधान के हिस्से में संविधान में किस हद तक कितना बदलाव कर सकती है, इसकी सीमा तय की जाए। 1973 के केशवानंद भारती मामले में ही संसद ने न्यायपालिका ने संसद की इस शक्ति पर भी एक अंकुश लगाया, जिसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को तय किया गया। अर्थात संविधान के मूल ढांचे, जिसमें संविधान के प्रस्तावना भी शामिल हैं और उसमें शामिल वो उच्च आदर्श भी हैं, मूल ढांचे का हिस्सा है। परंतु न्यायालय ने मूल ढांचे में शामिल तत्वों को स्पष्ट नहीं किया। इस तरह न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को भी सीमित करने का प्रयास किया है। तीसरा जो मुख्य विवाद का मुद्दा रहता है वह है कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों को किस हद तक समाप्त या निलंबित कर सकती है। तो न्यायालय के अनुसार किसी भी परिस्थिति में, आपात स्थिति में भी व्यक्ति के जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण विवाद का मुद्दा न्यायपालिका और संसद के बीच में रहा कि मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सर्वोपरि है, व्यक्ति के अधिकार या समाज का हित। आरंभिक वर्षों में मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई। न्यायालय के फैसलों में भी मौलिक अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया गया, परंतु बदलते समाज को देखते हुए, बदलते परिप्रेक्ष्य में समाज हित और बड़े हित के लिए मौलिक अधिकारों को पीछे छोड़ना शुरू किया गया। परंतु न्यायालय ने इसमें भी अपना पक्ष रखा कि सरकारें, संसद मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दे सकती है, परंतु प्रभावित व्यक्तियों को उचित पुनर्वास और मुआवजा देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार हमने जाना कि संसद और न्यायपालिका में कुछ मुद्दों पर विवाद चलता रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला संपत्ति के अधिकार को लेकर, दूसरा संसद के संशोधन शक्ति को लेकर, तीसरा मौलिक अधिकारों का स्थगन या निलंबन और चौथा जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को लेकर तनाव रहा। उसके अलावा 1967 से 73 के बीच कुछ मुद्दे थे जो सरकार, संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद में रहे, जैसे भूमि सुधार कानून, निवारक नज़रबंदी कानून का प्रयोग, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम, अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून। ये कुछ विवाद के मुद्दे रहे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आपसी समझ पैदा हुई है और इन विवादों में कुछ कमी आई है। परंतु कुछ विवाद आज भी जिंदा हैं। वो कौन से विवाद जिंदा हैं? पहला, संसद के विशेषाधिकार का मामला।
यदि कोई व्यक्ति संसद के विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में दोषी है तो क्या वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है? दूसरा, क्या विधायिका या संसद न्यायाधीशों के आचरण पर टिप्पणी कर सकते हैं या न्यायालय संसद या कार्यपालिका पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं, सार्वजनिक आलोचना कर सकते हैं? ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो आज भी न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद के मुद्दे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि न्यायपालिका ने समय समय पर एक सचेतक की तरह काम किया है। संसद को, कार्यपालिका को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया है। इस प्रकार न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों, व्यक्ति की संरक्षण के लिए कार्य करता है। कार्यपालिका विधायिका को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी निर्देश देता रहा है। इस तरह न्यायपालिका सच्चे अर्थों में समाज, संविधान और व्यक्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।